नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल और आप देख रहे हैं देश का सवाल। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग का दौर शायद शुरू हो गया है। रविवार को गांदरबल के गगनगीर में केंद्र सरकार के चल रहे टनल प्रोजेक्ट के कर्मचारियों और मजदूरों पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। आतंकी घटना के बाद से ही सुरक्षा बल गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी गांदरबल पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद टारगेट किलिंग की ये दूसरी घटना है और 2024 की बड़ी टारगेट किलिंग की ये वारदात है। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ ने ली है। 2019 में अस्तित्व में आया टीआरएफ जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाता रहा है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की फंडिंग से चल रहा टीआरएफ 2019 के बाद से ही जम्मू कश्मीर में लश्कर की जगह हमले की जिम्मेदारी लेता रहा है। सवाल है कि क्या आर्टिकल 370 के हटने के बाद और सफल चुनाव के बाद और विकास कार्यों से पाकिस्तानी आतंकी बौखला गए हैं, उसके बाद इस तरह की टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। इस टारगेट किलिंग में जितने भी लोग मारे गए उनके घरों में मातम पसरा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 6 बजे बात कलकै हमरा से खाना खाय ले जाय रहे, आतंकवादी ओकरा गोली मारि देलकै। 7 बजे खत्म भए गेलै। हमरा पास 2 लड़किए छै, कहलकै 2-4 रोज के बाद आबै छियै घर, दाय के शादी करबो, घर दुआर बनेबो। हमरा पास लड़का आर नहीं छै, 2टा लड़किए छै और हमरा पीठ पर कोई नहीं छै सहारा। फोन से बात भेलै, कहलकै डेट भए गेलै फलना आदमी मोहम्मद हनीफ डेट भए गेलै। व्हाट्सएप पर आबे लागलै मोबाइल से, पूरा दुनिया खिर गेलै। फोन करलकै, कहलकै जाइ छियै खाना खाय लए। रूम से निकललै, होटल गेलो तऽ गोली लागि गेलै। तब फोन अयलै, गोली लागि गेलै, खबर अयलै। ओहिसँ पहिले बात भेलै, कहलकै कि से आबै छियै अबरिया घानीमे धान काटि कऽ दाइके शादी करबै, घर बनेबै। दाइ एगो कुमार छै आ घर नहि आबि सकलै। राति घटना भए गेलै। केना सूचना मिले थे? फोन से खबर भेलै। आतंकियों की फिर कायराना करतूत, लश्कर के दहशतगर्द कश्मीर में टेरर अटैक, गांदरबल में प्रवासी मजदूरों पर बड़ा हमला, शाह का अल्टीमेटम, आतंकी चुकाएंगे कीमत। रोते बिलखते ये वो परिवार हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में अपनों को खो दिया। रविवार को गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकियों ने फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में बड़गाम के डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मोहसिन शाहनवाज डार है मेरा पापा, डॉक्टर शाहनवाज डार, जो एक ऑनेस्ट पर्सन माना जाता है इस एरिया में, जो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वहाँ सोरा में कैजुअलिटी में होता था, वहाँ देखता था अपने एरिया का कोई बंदा मत है, मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूं। आतंकी हमले में कठुआ के रहने वाले शशि भूषण अबरोल भी मारे गए। केंद्र सरकार के टनल प्रोजेक्ट में अबरोल डिजाइनर थे। इस दुखद घटना के बाद अबरोल का परिवार सदमे में है, पूरे घर में मातम पसरा है। कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, कोई पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं आई है कि ऐसा कुछ हुआ है और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो हमने ऐसे पीसीआर से कांटेक्ट किया कि क्या है, कि हम कैसे हमें बॉडी मिल सकती है। तो वो बोलते हैं कि अभी हम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। तो अभी रात की अगर 8 बजे की ये इंसिडेंट हुए तो अभी 10:30 बज गए हैं, तो अभी तक कुछ पोस्टमार्टम का कुछ वो नहीं पता लगा। और उनसे पूछा कि क्या हमारी बॉडी हैंड ओवर करो, तो वो बोलते कि शायद से क्या पता कश्मीर आना पड़े आपको बॉडी। मतलब ये तो हरासमेंट होगी ना फैमिली के लिए, अगर हमें कश्मीर बॉडी लेने जाना पड़ेगा। अगर पीसीआर कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ है तो वो पीसीआर जम्मू में बॉडी शिफ्ट करें और बॉडी जम्मू में शिफ्ट करके हमारे पास आए। टनल प्रोजेक्ट के मजदूरों पर हुई टारगेट किलिंग में पंजाब और बिहार के 5 प्रवासी मजदूर भी मारे गए, जबकि 5 मजदूर घायल हैं। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के संगठन टीआरएफ ने ली है। इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड टीआरएफ का शेख सज्जाद गुल बताया जा रहा है, जिसके इशारे पर बेगुनाह मजदूरों को निशाना बनाया गया। कल एक दुखदाई घटना हुई है गांदरबल जिले में। मैं समझता हूँ कि निर्दोष नागरिकों को खून बहे, इसका समर्थन
सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए हम अपनी पुलिस, आर्मी और सुरक्षा बलों का समर्थन तथा मनोबल बढ़ाने का आह्वान करें। 2024 में टारगेट किलिंग का ये सबसे बड़ा हमला है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के गठन के बाद ये दूसरी टारगेट किलिंग है। लश्कर और उसका संगठन पहले भी गैर प्रवासियों को निशाना बनाता रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमले को कायराना बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस आतंकी घटना की निंदा तो की है, लेकिन अब भी पाकिस्तान से रिश्ते बनाने के बारे में कहने से नहीं चूके। बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर के मुखौटा संगठन टीआरएफ को लश्कर और जैश के कैडर को मिलाकर बनाया गया है। टीआरएफ इससे पहले भी कश्मीरियों, कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं की हत्या में शामिल रहा है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद टीआरएफ ज्यादा एक्टिव हुआ है। हमलों की जिम्मेदारी लश्कर नहीं बल्कि टीआरएफ लेता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ ही आतंकियों को अंजाम भुगतने की बात कही है। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या माना जाए, क्या एक बार फिर टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो रहा है जम्मू कश्मीर में? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले देश का सवाल में जो सवाल हम उठा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग कब रुकेगी? सरकार बनने के बाद टारगेट किलिंग की ये दूसरी बड़ी घटना है। सरकार कितनी कसूरवार है? टारगेट किलिंग्स का क्या 370 की वापसी से भी कोई कनेक्शन है? क्योंकि टीआरएफ नाम का ये संगठन 2019 के बाद से ही ज्यादा एक्टिव हुआ है। क्या आतंकवादी जम्मू कश्मीर में एक दहशत का माहौल फिर बनाना चाहते हैं? अमन चैन खत्म करना चाहते हैं? विकास से बौखला गए हैं? सफल चुनावों से पाकिस्तान में बौखलाहट है? ये तमाम सवाल आज हम इस चर्चा में उठा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं मुकेश त्यागी जी, हमारे साथ हैं प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अजय उपाध्याय, हमारे साथ हैं प्रवक्ता कांग्रेस के राकेश शर्मा, पूर्व आईजी हैं बीएसएफ के मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं जाने माने, और मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या वजह मानते हैं एकदम से ये जो टारगेट किलिंग बढ़ी है, दूसरी घटना हो जाती है सरकार बनने के बाद, चुनाव के बाद? देखिए, मैं उन तमाम जिनका ये शहादत हुई है, बेचारे गरीब मजदूर, माइग्रेंट वर्कर्स, उनका कोई कारण नहीं है, ना उनका कुछ लेना देना है। वो तो मेहनत मुशक्कत करके ये 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाने के लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऐतिहासिक विकास है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने में, उनकी उस पर शहादत पे मैं बहुत अफसोस करता हूँ। और दूसरा ये कि वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे, उनकी भी वहां पे आतंकवादियों ने मारा। और देखिए, आतंकी का कोई मजहब नहीं होता, और उसको कोई भी सपोर्ट करेगा, मैं समझता हूँ वो बहुत ही गलत काम है, वो देश के खिलाफ काम है। अब ये जो टीआरएफ का जो ओरिजिन हुआ है, मैं आपको बताऊं, ये पहले था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। वो कमजोर पड़ा तो फिर ये 3-4 लश्कर तोयबा, जैश ए मोहब्बत और तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो आईएसआई लगातार उनको पैसे से भी मुहैया करा रहा था, और वो ये चाहते थे कि किसी प्रकार से हमारे ये जो है इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहे। और जब सरकार बन गई तब उनको ये लगा कि भाई यहाँ तो डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई, यहाँ तो प्रजातंत्र, और यहाँ पर ये वापस आ गई। तो ये तो 370 की बात कर रहे थे जब कि इनको कि 370 नहीं हटने देंगे। चलिए ठीक है, सारी बातें सही हैं, लेकिन सवाल ये है कि हो क्यों रही है घटनाएं?
देखिए, घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि आग लगी हुई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास और तो कोई काम नहीं। उनका जो रोजगार है, मैं आपको बता दूं, आईएसआई का जो रोजगार है वो लड़ाई कराने का रोजगार है। उनको पैसे मिलते हैं। आप देखिएगा, तमाम चाहे कोई भी उनके बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सबके लंदन में, दुबई में बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स पहुंचते हैं। अगर ये जंग खत्म हो जाएगी, अगर ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, तो पैसे कहां से आएंगे? तो नहीं, आईएसआई तो ये पाकिस्तान आईएसआई तो बिक करता चुका है। रहेगा, पाकिस्तान करता रहेगा और हम देखते रहेंगे। नहीं, देखते नहीं रहेंगे। आप देखिए, मोदी जी ने तमाम उनको वो किए, लेकिन वो ये बेशर्म लोग हैं और ये इनके पास जो है खून मुंह लगा हुआ है भ्रष्टाचार का। इनको तो ये मुसलसल ये करते रहेंगे इस काम को। और ये इनका इनका धंधा है, पेशा। पाकिस्तान की हालत देखिए क्या हो गई है। चाइना और अमेरिका के उसमें बन गए। उन्होंने अपना बेस दिया है पाकिस्तान का, ताकि वहां पर जो अफगानिस्तान में है, ये तो बेस देकर के, बेच करके, अपने आप को गिरवी रख करके ये अपना कारोबार चला रहे हैं। देखिए, मुल्क पाकिस्तान डॉक्टर के अजय अंदर उपाध्याय के पास एक- भी जाएंगे, लेकिन पहले डॉक्टर सुखविंदर सिंह हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सुखविंदर जी, ये वही पाकिस्तान है और ये वही पाकिस्तान से जुड़ी संस्थाएं हैं, आतंकी संगठन हैं जो इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। कायरतापूर्ण काम है, हत्याएं करना लोगों की, निहत्थे लोगों पर गोली अंधाधुंध चला देना। और ये वही पाकिस्तान समर्थक हैं जिन पाकिस्तान के बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहा करते थे कि पाकिस्तान से बातचीत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले हम जो गांदरबल में जो हमारे मजदूर भाई शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूं मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से। जहां तक आपने बात कही कि ये जो किलिंग हो रही है, देखिए मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीधे लफ्ज़ों में कहा कि ये लोग 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने सीधे लफ्ज़ों में ये कहा है कि ये कभी भी नहीं ऐसा हो सकता कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, चाहे जो पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिशें कर ले। ये भारत का अभिन्न अंग है, इसमें अभिन्न अंग ही रहेगा। देखिए, ये जो किलिंग सी हो रही है, ये कहीं ना कहीं वो लोग जो जम्मू कश्मीर में जो माहौल ठीक नहीं होने दे जा रहे हैं, जो इस वक्त ये चाहते थे कि कश्मीर का माहौल भी उसी तरीके से बना रहे, तो कहीं ना कहीं ये उनकी बुखलाहट है। जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी बड़े लफ्ज़ों में साफ कहा कि ये लोग अब ये नहीं चाहते कि कश्मीर का माहौल ठीक हो, अमन चैन हो, यहाँ के लोग भी आज़ादी से रहें, यहाँ के लोग भी वो तरक्की करें, देश के साथ कदम मिलाकर चलें। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग जो अब ऐसी किलिंग हो रही हैं, मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूं कि ये किलिंग्स देखिए सिदड़ा से लेकर पुंछ तक, और ये इन दिनों में एक चीज़ मैंने आपकी न्यूज़ में सुना कि आपने कहा ये सरकार बनने के बाद दूसरा अटैक है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सिदड़ा से लेकर पुंछ तक जो ये अटैक हुए इतने बड़े बड़े, जिसमें हमारे एक यात्रा पे उन्होंने अटैक किया, हमारे फौजी जो जा रहे थे गाड़ियों, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया, तो बहुत सारे हमारे फौजी और सिविलियन लोगों की किलिंग 10 सालों में ज़्यादा जो जम्मू रीजन में ज़्यादा हुई थी। तो आज ये जो ये अटैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मैं ये समझता हूँ कि दूसरा अटैक हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि अभी 4 दिन पहले शोपियान में बिहार के एक मजदूर अशोक चौहान, उनका नाम, उनकी हत्या कर दी गई। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि ये जरूरी नहीं है कि ये दूसरा अटैक है जम्मू कश्मीर में। जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये 47 से ये लोग लगे हुए हैं जी। ये दिन रात यही कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा डॉक्टर अजय उपाध्याय, तो इसमें उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है कि ये कभी नहीं हो सकता, ये कि ये भारत का अभिन्न अंग ही रहेगा। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, एक हमला हो जाता है, एक कायराना हमला होता है, 7 उसमें लोग मारे जाते हैं, एक डॉक्टर हैं और मजदूर हैं, एक डिज़ाइनर भी हैं जो कठवा के रहने वाले हैं अबरोल। क्या मानते हैं आप, क्यों आखिर ये हिंसा जम्मू कश्मीर में नहीं रुक रही है? पहले ये था कि सारा जोर था कि जम्मू रीजन में आ गई है, जम्मू रीजन में कठवा में, राजौरी में, पुंछ में, सुरनकोट में, यहाँ पर घटनाएं हो रही थी लगातार। अब एक बार फिर शोपियान में घटना होती है टारगेट किलिंग की, और उसके बाद अब ये बड़ी घटना हो जाती है। क्या वजह है, क्यों नहीं रुक रही ये घटना? पहले तो ये कायराना हरकत है, और पाकिस्तान जिस तरह से ये अपने नापाक इरादे को लेकर के और कश्मीर में इस तरह की घटनाएं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको ये समझना होगा कि भारत के लोग और विशेष करके जम्मू कश्मीर के लोग भारत के अदम्य सेना के साहस के साथ और देश के साथ हैं। यदि गलतफहमी में ना जिए हो, कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो जितना भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, नापाक हरकत कर ले। और इस कायराना हरकत का जवाब भी समय पर भारत के लोग देना जानते हैं। जहां तक बात आपने कही कि पहले जम्मू का में और अब फिर
कश्मीर में। मुझे लगता है कि पिछले 2019 से, कि मैं घटना जोड़ता हूं, उससे पहले की घटनाएं भी बहुत सारी हैं, पर 2019 से लेकर अभी तक 671 घटनाएं ऐसी हुई हैं, कुछ छोटी और कुछ बड़ी जी। और विशेष करके जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं या पंडित, कश्मीरी पंडित हैं, राजस्थान के भी बीच में लोग काम करने वहां गए थे, बिहार के भी लोग काम करने गए थे, ये निरंतर ऐसी घटना करके, टारगेटेड किलिंग करके, ये डराने और धमकाने की कहीं ना कहीं आतंकवादियों की साजिश है। पर यह भी याद रखें कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अब बात है वहां इनपुट की। सेना अदम्य साहस के साथ इनका मुकाबला करती रही है, करती रहेगी। पिछले 110 दिनों के बीच की यदि घटना को मैं मानूं तो लगभग 29 घटनाएं ऐसी हुई हैं। 4 जून के बाद तीसरे टर्म में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, इनपुट आईबी के पास और रॉ एजेंसियों के पास जरूर रहती है। मुझे लगता है आईबी और रॉ को, सेना को सही इनपुट सही समय पर संतुलन के साथ देने की जरूरत है। सेना मुस्तैदी के साथ इंटरनल डायनेमिक्स को ध्यान में रखकर काम कर रही है। बावजूद आतंकवादियां यदि इस तरह की घटनाएं और दुर्घटनाएं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के तंत्र में ये खामी एक लेवल पर जरूर देखी जाएगी। सरकार को और सशक्त होने की जरूरत है और उसके अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है और समय आने पर मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को और इन आतंकवादियों को देने की जरूरत है। देश एकजुट है, देश सरकार के साथ है। यदि सरकार कोई भी ऐसी कार्रवाई करे किसी भी स्तर पर, आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर उनको माफ नहीं किया जा सकता। उन पर सख्त और कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई सरकार करेगी, विपक्ष समेत पूरा देश सरकार के साथ होगा। ठीक है, सभी आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और बड़ी आइडियल सिचुएशन रखी कि सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। बेशक अदम्य साहस के सामने सब फेल हो जाएंगे सेना के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो सवाल है, बुनियादी सवाल ये है कि आखिर लोगों की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही है। चलिए, मेरे साथ राकेश शर्मा जी हैं, आईजी हैं बीएसएफ के रिटायर्ड, और मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। राकेश जी, क्या कमी आपको लगती है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स इसके हवाले से पढ़ रहा था, उसमें कहा जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी थे जो पहले से ही यहां पर बाकायदा पूरी रिसर्च कर चुके थे और यही वजह है कि वो किलिंग करके और लापता हो गए। उन्होंने बाकायदा अपने वहां से बच निकलने के सारे रास्ते पहले ही ढूंढ लिए थे और इनपुट कोई नहीं था। इसमें मेरा ये कहना है कि ये जो अटैक हुआ है ये सोची समझी चाल और सबकी सोची समझी प्लानिंग के साथ हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने सारी रेकी की है और रिपोर्ट के हिसाब से तो ये बताया जा रहा है कि शायद वो 1 महीने से वहां पे रेकी कर रहे थे। और जब भी ये आतंकी ऐसा अटैक का प्लानिंग बनाते हैं तो अपना एस्केप रूट पहले से ही तय कर लेते हैं। तो उन्होंने टाइम भी देखिए कैसा चुना है कि जब उनका खाने का वक्त था, रात का, जब उनको पता था कंसंट्रेशन होगी और काफी मात्रा में लोग वहां बैठे मिल जाएंगे, और वो साफ टारगेट उन्होंने चुना और टाइम भी चुना और वो अपनी आतंकी टाइम जो हमला किया उसका टाइमिंग भी चुना क्योंकि अंधेरे में हुआ और वो एस्केप भी करके, बड़ी नेचुरल सी बात है कि उन्होंने एस्केप रूट अपने पहले से ही बनाए होंगे। ये बिल्कुल एक बौखलाहट है। अभी हाल ही संपन्न हुए चुनाव और एक कामयाब चुनाव होने के बाद एक सरकार बनना, डेमोक्रेसी वापस रिस्टोर करना, सरकार की इतनी मेहनत के बाद में एक वहाँ पे डेमोक्रेसी वापस आई है और जो कश्मीर वैली में डेवलपमेंट हो रही है इसमें पाकिस्तान बहुत बुखलाया हुआ है। अब ये छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप जो है वो हर 2-3 साल बाद एक नए बन जाते हैं। जब टीआरएफ ने ये जिम्मेवारी ली है तो टीआरएफ का एक ही काम है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, खास करके जो नॉन कश्मीरी वहाँ पे काम करते हैं, एक ऐसा अटैक करके फियर साइकोसिस क्रिएट किया जाए ताकि लोग भाग जाए, माइग्रेशन हो जाए, लेबर की कमी हो जाए और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो साल हो जाए और सरकार को। लेकिन इस हमले में माइनॉरिटी मेजोरिटी का नहीं है सवाल, इसमें तो बल्कि 4 मुसलमान हैं और 3 हिंदू कम्युनिटी से हैं लोग। यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि नॉन कश्मीरी माइग्रेंट जो के बाहर से आए हुए यहाँ पे काम कर रहे हैं, ताकि उनको अटैक किया जाए और ये इस तरीके से एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर दिया जाए उन एजेंसियों में जो डेवलपमेंट में लगी हुई है। ये भी एक कारण हो सकता है इनका। और दूसरा ये है कि सरकार तो नई बनी है और ये भी एक, ये जो टेररिस्ट संस्थाएं हैं ये भी एक चैलेंज लेके चली हैं ये दिखाने के लिए कि अभी हम प्रेजेंट है
और हम अभी भी काम कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक ही सप्ताह में 2 टारगेट किलिंग होना एक अलार्म है। हालांकि 2019 में भी अगर आप देखें, पहले भी एक टारगेट किलिंग का सिलसिला चल रहा था और पहले भी चलता आया है। और पहले कश्मीरी एक बड़ा पंडित निशाने पर थे। जी हाँ, कश्मीरी पंडित थे, सिख कम्युनिटी को भी टारगेट किया गया बारामूला में, और पहले भी जो बाहर से आई हुई लेबर को भी टारगेट किया था, जो खेतों में काम करती थी उनको भी टारगेट किया गया, वगैरह वगैरह। जो इंडस्ट्री में काम करते थे उनको भी टारगेट किया गया। अभी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं रोड एंड टनल्स में, अब उनको टारगेट किया गया। और ये एक सोची समझी चाल पे चल रहे हैं। जो टीआरएफ काम कर रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली टारगेटिंग उन्हीं की कर रहा है जो कि लोग डेवलपमेंट के काम में लगे हैं और साफ टारगेट है। सुधाकर जी, तो ये क्या इसको इंटेलिजेंस फेलियर माना जा सकता है, इस घटना को? अबुल नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को पैनलिस्ट आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, हमारे व्यूअर्स के भी। जहां तक आपके सवाल है, देखिए, जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन दुश्मन के जरिए से होता है, चाहे टेररिस्ट हो या कन्वेंशनल दुश्मन हो, उसको तो आप मान के चलिए इंटेलिजेंस फेलियर होता ही होता है। तो इसमें कोई कमी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर, अगर वो आए हैं, एम्बुश किया है या अटैक किया है, वो भी शाम के टाइम में जब काम करके वापस आ रहे थे, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। तो सबसे इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा मैं चंद चीज़ों को, मुद्दों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये अगर आप देखेंगे उसको आइसोलेशन में मत देखिएगा, उसको थोड़ा बड़ी पिक्चर क्या है देखिए। पिछले 4, 5 या 6 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा हमारे जो फ्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ये थोड़ा सा आउटलैंडिश लगेगा ज़रूर, जो उसको जोड़ नहीं पाएंगे। इसको होक्स कॉल की वजह से उनको ग्राउंड किया गया है। उससे पहले डिरेलमेंट हुई है, अलग अलग कारण, कहीं पे गैस सिलेंडर, कहीं पे आपका सीमेंट बैग, कहीं पे रबर टायर लगा के, कहीं पे ट्रक्स के नीचे से नट्स एंड बोल्ट्स को हटा के, अलग अलग साबोटाज एक्टिविटीज हुए हैं। कोई साइबर अटैक भी हुआ है जो कि रिपोर्ट नहीं हुआ है। साथ ही आप देखिए मणिपुर का क्या सिचुएशन है, बांग्लादेश का क्या परिस्थिति हो रहा है, डोकलम के ऊपर से क्या चल रहा है, चाइना के अंदर क्या परिस्थिति, और साउथ चाइना सी, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, ईरान के ऊपर किस तरह दबाव, और देखिए यूक्रेन के अंदर समाचार। आप अगर सारी चीजों को जोड़ते हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक निचोड़ यही पे आ रहा है कि नंबर 1, चाहे वो कोई भी मुद्दे या कोई भी कारण की वजह से भारत के खिलाफ ये प्रॉक्सी वॉर को रिवाइव करना चाह रहे थे, ये एक्चुअली उनके मुताबिक ये सक्सेसफुल हुआ है। साउथ पीर पंजाल रेंजेस, पहले तो वो हमारे सिविलियन टारगेट्स और मिलिट्री टारगेट साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंजेस को किए थे। अभी एक चीज सामने खड़े होकर आ रहा है, जो आईजी साहब बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे, अभी वो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के खिलाफ, मेरे ख्याल, मेरे सोच विचार के मुताबिक, वहां मैं 7 साल बिताया हूँ, ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली मेरे अंदाज के मुताबिक जोजिला टनल को किसी भी तरह ये रोकना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये भी फैलाना चाहते हैं कि भैया ठीक है, डेमोक्रेसी ठीक है, आर्टिकल 370 आपने एब्रोगेट कर दिया, 35 अल्फा भी एब्रोगेट हो गया, स्टेटहुड बहुत जल्दी होने जा रहा है, लेकिन एक चीज बंद नहीं होगा, वो है प्रॉक्सी वॉर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान का जो जीवित रूप में एक देश के तौर पे रहने के लिए उसका एक ही कारण है, जस्टिफिकेशन, उनका डीप स्टेट को सेटिस्फाई और जस्टिफाई करना है। डीप स्टेट है कौन? डीप स्टेट है पाकिस्तान आर्मी। वो हमेशा यही चाहेगा, जब देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी चुनौती इतने होते हैं कि उनके जो आम नागरिक हैं वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर काफी संदेह की नजरिया से देखना शुरू करते हैं। जो काबिलियत पाकिस्तान आर्मी को डेमिगॉड समझते हैं, आज के दिन में एक बहुत बड़ा सवाल आ चुका है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, एक आम नागरिक के दिमाग के अंदर। इस सवाल को जवाब देने के लिए ये कुछ करते रहते हैं। तो सोल्यूशन क्या है मेरे समझ के मुताबिक? अबुल, अगर आप 1 मिनट टाइम देंगे, मैं तो ये चाहूंगा, इसका एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो हिंदुस्तान अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के अलावा कोई एक्शन लिया नहीं है। लेना चाहिए कोवर्ट ऑपरेशन, ओवर्ट ऑपरेशन। किस तरह ऑपरेशन लेना चाहिए? 2008 को जब ये ताज होटल के ऊपर यही लश्कर तैयबा का किया था, उसमें फॉरेनर्स मारे गए थे, हिंदुस्तान तैयार हालत में, हमारे एयर चीफ उस समय उन्होंने ऑफर किया था कि सर आपकी हुक्म चाहिए, मैं बस 1 घंटे में लॉन्च करके बर्बाद करके आऊंगा मुरीदाबाद में जो हेडक्वार्टर है लश्कर तैयबा। ऐसा एक जगह, और ये भी मान के चलिए अबुल
ये कभी भी थ्रेशोल्ड इतना अटैक करेंगे, इतना लोगों को नहीं मारेंगे जिससे हिंदुस्तान को प्रोवोक कर सकता है, उत्तेजित कर सकता है। वो चलिए थ्रेशोल्ड पॉलिटिकल विल पर आते हैं। पॉलिटिकल बहुत बातें होती हैं, आतंकवाद को लेकर यहाँ पर इश्यूज बनते हैं, खासतौर से कश्मीर में जो आतंकवाद होता है उसको लेकर तमाम बयान आते हैं। मुकेश जी ये बताइएगा, 2019 के बाद ये दावे किए गए कि अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा कश्मीर में, खून खराबा रुक जाएगा। अभी चुनाव में भी हमने देखा तमाम, और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि अब कश्मीर में कुछ नहीं होता है, खून खराबा नहीं होता है, टूरिज्म बढ़ रहा है, टेररिज्म खत्म हो गया है। लेकिन जिस तरह से जम्मू में घटनाएं हुई, जिस तरह से अब ये घटनाएं हो रही हैं, ये तो कुछ और तस्वीर बयां कर रही हैं कश्मीर की। मैं समझता हूं कि अबुल जी ये बहुत सियासी मुद्दा है, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने करी है, और ये आज उसी का फल है कि आज ये इनको इतना जो है हौसला अफजाई हुई है पाकिस्तानियों की कि वो कश्मीर में घुस करके, घुसपैठ करके हमारे देश को खोखला करने की 10 साल से आपकी सरकार है सर। मैं देखिए वही मैं कह रहा हूं कि लेकिन जब 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 इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाएंगे कि मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में बोलेंगे कि मोदी जी की सरकार हटाइए, जब फारूक अब्दुल्ला साहब ये बोलेंगे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, न्यूक्लियर पावर है, उनसे मशवरा करिए, जब 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 कसाब को कहेंगे भाई वो करकरे का किलर नहीं है, जब बुरहान वानी को लेकर के उसके आंखों में आंसू बहाएंगे, बाटला में सोनिया गांधी जी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, तो हवा कौन दे रहा है मुझे जरा बताइए। ये हम जो है सर वो गिनाएंगे प्रधानमंत्री लाहौर क्यों गए थे? नहीं, प्रधानमंत्री लाहौर गए थे, अभी मतलब ये तो एक अजीब सी बात हो गई ना कि आपने ऐसा किया, हम ऐसा कर रहे हैं। अबुल भाई मेरा सिर्फ एक है ना, अभी देखिए अजय उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सब लोग एक है, लेकिन ये एकता जो है दिखाई नहीं दे रही है। अभी मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो कहते हैं कि भैया कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, इनके संदीप दीक्षित कहते हैं कि आर्मी का जो वो है हेड वो गली का गुंडा है। तो इस प्रकार के वक्तव्य क्यों देते हैं आप मुझे बताइए। देश की सुरक्षा का मामला है, आप एक देश की सुरक्षा पर ही सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। अजय जी ये आरोप है, सर्जिकल स्ट्राइक का उन्होंने उदाहरण दिया। इकबाल साहब, कुतर्क की भी एक सीमा होती है। जब देश पर इतना बड़ा आतंकी हमला है, इसको स्वीकारने के बजाय और इसको एक साथ मिलकर लड़ने के बजाय जब विपक्ष साथ खड़ा है, राहुल जी ने अभी भी थोड़ी देर पहले इस बात पर कही है कि हम एकजुट हैं, उसके बाद भी भाजपा ये बांटो और काटो की राजनीति जो देश के अंदर कर रही है वही अब सीमा के अंदर भी चाहती है। भारत और पाकिस्तान, चुप रहिए भाई, बीच में मैं नहीं बोलता हूं दीपक जी, मैं बीच में नहीं बोलता, आप भी बोल लीजिएगा त्यागी जी। तो ये देखिए कैसी मैंने निकृष्ट मानसिक सोच और राजनीति का परिचय दे रहा है यहाँ भाजपा के प्रवक्ता लोग और भाजपाई लोग। भाई आज जिस तरह कश्मीर में 10 साल से आप क्या है कीर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? सरकार आपकी है, राज्य में भी सरकार, आपने वहां पे तानाशाही फैला रखी थी, आपने लंबे लंबे वादे कर दिए थे, हम तो तब भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, संभालने का काम आपका है। इनपुट जो है आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है। अभी भी हमारे एक मेजर जनरल साहब कह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता था, सुधाकर जी कह रहे हैं बात, इसको स्वीकारेगी सरकार? नहीं स्वीकारेगी। अब कांग्रेस ने, अब भाजपा, अब कम्युनिस्ट पार्टी ने, अब पुराने जनसंघ ने, कौन अंग्रेजों का दलाली किया, इस पर मैं नहीं जाऊंगा ना। आज जरूरत जो है देश की, इसके साथ खड़ा हम सब है। आप भाजपा, आप सरकार में हैं, मैं तो सरकार के साथ खड़ा हूं कांग्रेस हो करके भी, लेकिन आप खुद देश के साथ खड़ा नहीं है, ये दिख रहा है। देश के साथ खड़े होते आप तो इस तरह की भाषा और इस तरह की बात आप लोग नहीं करते। कश्मीर के अंदर जम्मू जो हो रहा था, जम्मू के अंदर चुनाव तो अभी हुआ है, चुनाव से 3 महीना पहले भी क्या घटना हुई, वैष्णो देवी में जाते वक्त हमारे कांग्रेस के एक साथी हैं, यही लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं खुद देखने गया, उनके बेटी और दामाद दोनों को गोलियां लगी, दामाद नहीं रहा अब इस दुनिया में, कोई पूछने वाला आज तक नहीं है। मैं ये बात नहीं आपको अनचैनल करना चाहता था क्योंकि कांग्रेस के साथी पर गोली नहीं लगी। राजनीतिक जो नेतृत्व होता है उससे सवाल तो बनते हैं ना, लेकिन इस तरह की राजनीति करने का, ऐसे राजनीति करेंगे आपने बोल लिया, जब देश में आपसे संभल नहीं रहा है, राज्य आपसे संभल नहीं रहा है, नन स्टॉप आप जो है ऐसी आप लोग छोटी बातें करते हैं, छोटी मानसिकता मत दिखाइए। अब मुझे बोलने दीजिए हुजूर, अब आपने बोल लिया, चलिए बोलिए। देखिए अबुल भाई, दिक्कत इस बात की है कि
अगर आप जो है बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कहाँ से आएंगे? मुझे ये बताइए, मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा कि प्लेबिसाइड का राइट या सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट जम्मू कश्मीर में किसने यूनाइटेड नेशंस को हैंड ओवर एक अलग बहस है सर, वो एक अलग बहस है। प्लेबिसाइड बाद में कीजिएगा। ये क्यों हुआ घटना, ये घटना क्यों हो रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या देश की सरकार जिम्मेवार नहीं है? देश की सरकार जिम्मेवार नहीं है? तब प्लेबिसाइड कराइएगा 48 और 50 में और अंग्रेजों के टाइम चले जाते हैं। आज कौन है? आज 10 साल से सरकार किसकी है? जवाब देना होगा। ये झूठे दाएं बाएं नहीं करेंगे। ठीक है, या तो ये क्लियर करें कि ये देश के साथ नहीं है, देश को कर रहे हैं यहाँ चैनल पे बैठ के। गलत बात है। कांग्रेस और एनसी और पीडीपी की बात करेंगे। आज सरकार आपकी है ना, किसकी सरकार है? अजय जी, आज का जवाब दीजिए। अरे चुप रहिए, सभ्यता बोलिए नहीं, आपने दिखा दिया है। मत करिए, जब मैं बोल रहा हूँ व्यवधान मत करिए। चलिए, जब मैं बोल रहा हूँ व्यवधान मत करिए, चुप रहिए आप। बहुत बोल लिया आपने। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए, मैं ये कह रहा हूँ हालिया बात मैं करता हूँ। मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हुए 62 से लेकर 65% तक का वोटर टर्नआउट हुआ। लाल चौक पर आज जाकर के आप आइसक्रीम खा सकते हैं, वहां पे सैलानी देखिए 2 करोड़ आ रहे हैं, वहां पे विकास की गति को देखिए। चुप तो इतने शांति से चुनाव हुए, वहां पे जमहूरियत लौटी। ये किसको श्रेय जाएगा? 10 साल की मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का दूरदर्शिता है कि जम्मू कश्मीर को जो है हमने फिर से मेन स्ट्रीम में जोड़ा है। 370 को लेकर के इन्होंने कहा था खून की नदियां बहेंगी। अभी क्या मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाला है कि हम 370 को बहाल करेंगे, और कांग्रेस से जब पूछो कि आप बहाल करेंगे तो चुप हो जाते हैं। तो एक परोक्ष और अपरोक्ष रूप से यहाँ पे जो हाइब्रिड टेररिज्म चल रही है, सॉफ्ट टेररिज्म चल रही है राजनीतिक लोगों से। अभी उनसे सुशील कुमार शिंदे से पूछा कि आप ये बताइए अफजल गुरु जो है वो आतंकवादी थे कि नहीं थे? बोले मुझसे मत बुलवाइए, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? ये मुस्लिम और हिंदुओं में झगड़ा कराने का जो इनकी साजिश है, और ये जो लगातार अब महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, ये अपनी सियासी उससे निकल के ही नहीं पाते। ये तुष्टिवाद की इनकी जो वो राजनीति है वो इनके डीएनए के अंदर घुसी हुई है। अरे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए लगातार काम कर रही है। आप उसके ब्लूप्रिंट को जो है तोड़ने का और तहत लेकिन ये इल्जाम तो वो आप पर लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़े का इल्जाम तो आप पर लगाते हैं कांग्रेस के लोग। अरे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी विचारधारा और पाकिस्तान की विचारधाराओं में सामान्यता है। नहीं तो इससे कैसे पता लगेगा सर? पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग कुछ भी बोले उसके लिए यहाँ पर कोई बैठा व्यक्ति तो जिम्मेदार नहीं है। हमारे लिए तो नहीं बोलते पाकिस्तानी, हमारे लिए तो उनके लिए तो नहीं बोला मोदी जी के लिए। इनके लिए क्यों बोलते हैं? ये बाहर जा करके हमारी डेमोक्रेसी का मजाक बनाते हैं। राहुल गांधी जी अमेरिका। चलिए अजय जी क्यों तारीफ होती है राहुल गांधी की पाकिस्तान? मैं आऊंगा आपके पास पहुंच चुकी है। जी हम भाई राकेश जी आपके पास भी आऊंगा, मुकेश जी को जवाब दे ये भाजपा अरे भाई ये इनका काम ही यही है। ये इनकी सरकार के अजय जी को बोलने बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, एक दूसरे को कवर फायर कर देते हैं, एक दूसरे को कवर फायर देते हैं। ये त्यागी जी ने जो है, इनकी सरकार के लोग पाकिस्तान से मिली भगत है, और ये दोनों मिली भगत करके ये खेल कर रहे हैं, देश के नागरिकों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये लोग शुरू से गद्दार रहे, पहले अंग्रेजों के साथ गद्दारी की, अब जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर गद्दारी है, मिली भगत है इनकी। मुकेश जी, आज जब यहाँ चर्चा हमने पाकिस्तानियों पर, आतंकवादियों पर हम प्रहार कर रहे हैं, सारे पैनल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबने जब पाकिस्तानियों पर अटैक किया तो इनको देखिए कैसा दर्द हुआ भाजपा के साथी को। भाजपा के साथी को कैसे दर्द हुआ? पाकिस्तानियों पर अटैक आपकी बात हो गई थी, आतंकवादियों पर अटैक मत करो, कांग्रेस पर अटैक करना चाहते हैं। तो ये भाजपा के लोग पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं, अपने सियासत के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अदरवाइज पूरा आपका दर्शक देख रहा है इकबाल भाई, जब हम आतंकवादियों पर अटैक कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों पर अटैक कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पर अटैक करने में लगे हुए हैं। ये इनकी नियति दिख रही है, और इनका नियत में खोट दिख रहा है। आज देश में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे भाई मारे गए हैं, हमारे परिवार के लोग मारे जा रहे हैं, और ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। 10 साल से वहां मालपुआ खा रहे हैं, मालपुआ खाने में 10 साल से लगे हुए हैं। तो महाराजा को बैठा के लगातार वहां आतंकवादी घटना हो रही है, इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अरे बात छुई मुई है, छुई मुई है ना, देश को खा चुके हैं, देश को दिमाग दिक्कत हो रही है। अरे सरकार में हो तो प्रश्न को किससे पूछेंगे? क्या ये आईजी साहब से प्रश्न पूछेंगे,
या सुधाकर जी से, मेजर साहब से अरे प्रश्न आपको पूछेंगे? तो बोलने की कोई नैतिक सरकार में आप अधिकार हो ही तो नहीं आपसे है। प्रश्न पूछा आप जाएगा। देश को, इतना छुई मुई देश क्यों के हो रहे हो विघटनकारी आप? शक्तियों के साथ हाथ जोड़ इतना रखे हैं। इतना परेशान बात क्यों हो करें रहे हो? इतना दर्द मत हो। पाकिस्तान से ठीक है, जब चलिए प्रश्न राकेश पूछा जी। जाएगा तो देश के बाद राकेश जी कुछ कहना चाह रहे दर्द होता है। हैं, आप लोगों के बीच राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, पर मैं तो सुखविंदर जी देश के पास के भी सरकार को प्रश्न जो है पेट में दर्द होता है। गुरु, ये हम है जिंदा आपका हैं, तेरे कातिल चरित्र, जिंदा है। चेहरा। याकूब यही चरित्र मेनन। चेहरा है। ठीक है, ठीक है, शांत हो जी, शांत हो जी, जवाब देगा देश का लोग। शांत हो जी। अजय जी, अजय जी, मुकेश जी, अजय जी, मुकेश जी, ठीक है, अजय जी, मुकेश जी, शांत हो जी, ये राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश, मुकेश जी शांत हो जी, मुकेश जी, चलिए चलिए, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। पाकिस्तान पर प्रश्न नहीं लगाएंगे, ठीक है, अजय जी, कांग्रेस पर प्रश्न लगाएंगे। ये इनका चरित्र है। आप देते हो, आप उनके एजेंट प्रोवोकेटिव। अरे मुकेश जी, सर पूरा एजेंट का राकेश काम जी कर कुछ रहे कहना हैं चाहते हैं आप। सर, राकेश पूरा जी देश कहना देख रहा चाहते है। हैं, बड़ा तजर्बा है उनको सर सुरक्षा बल का। राकेश जी, मैं ये कहना चाहता था, जो हमारा मुद्दा, जो इशू हमारा डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि ये जो टारगेट किलिंग की गई है, ये किस मोटिव से की गई है, क्या गलतियां हुई हैं और इसका क्या रोकथाम की जा सकती है। मोटिव तो बड़ा क्लियर है, हमारे सभी साथियों ने ये मानना है कि ये जो अंदर की बौखलाहट है, वो पाकिस्तान और जो मिलिटेंट ग्रुप जो ऑपरेट कर रहे हैं वैली में, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो कश्मीर में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। और दूसरे इशू को लेकर जो अभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई है कि सरकार बनी है और लोगों को एक सुकून आया है और सरकार ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, लेकिन क्या कुछ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और क्या ऑपरेशनल लैप्सेस हुए हैं। मेरे को लगता है कि ऐसे में अभी सरकार को अपनी इंटेलिजेंसियों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा सा प्रोएक्टिव बनाना पड़ेगा, स्पेशली और ये टारगेटेड किलिंग हुई है और शायद और भी हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा सिक्योरिटी कवर में जहाँ पे भी साफ टारगेट्स हैं उनको लाना पड़ेगा और थोड़ी इन नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा और इस तरीके से देखना पड़ेगा कि जहाँ पे लोग डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसके ऊपर एक अम्ब्रेला सिक्योरिटी का पड़ा रहे, ताकि वहाँ पे टेररिस्ट अपनी मर्जी से आके रेकी करके विड्रॉ करके ना जा सके। सुधाकर जी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसका कितना बड़ा रोल होता है, क्योंकि टेररिज्म को लेकर एक लाइन होती है देश की, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसका कितना बड़ा रोल होता है और कितना असर उसका होता है ग्राउंड पर, और क्या यह असर आपको इन 10 सालों में देखने को मिला? अबुल साहब, सवाल तो ओरिएंटेशन झुकाव है पॉलिटिक्स की तरह। सैनिक होने के नाते मैं इससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन काफी हद तक नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से मैं उसको जवाब देने की कोशिश जी जी बिल्कुल। एक देश में डेमोक्रेसी हो या ऑथोरिटेरियन देश हो, देश का नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होता है। उसका जो भी पॉलिटिकल पावर है वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर केंद्रित होता है। तो इसीलिए ये सवाल उठाना भी थियोरेटिकल एक सिचुएशन हो जाता है। मेरे विचार के मुताबिक ये बिल्कुल पॉलिटिकल रोल है। पिछले 10 साल में जो भी परिस्थिति हो, हमारा सरकार कोई था नहीं अगर देखेंगे, या 2019 के बाद जो परिस्थिति था, जो भी आप देखेंगे पॉलिटिकल रोल की हैसियत से और उस नजरिया से देखते हैं, मेरे ख्याल से एक मिलिट्री जनरल होने के नाते सही मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और ये जवाब को 1 या 2 बार देने से ये नहीं होगा, उसको कंसिस्टेंटली जैसे जैसे आपका थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ता है, वो रेड लाइन बोलते हैं, हर एक देश का एक रेड लाइन होता है, उस रेड लाइन के ऊपर चला जाता है तो आप बालाकोट जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। वो एक स्ट्रेटेजी बना के, कैलिब्रेटेड स्ट्रेटेजी बना के हमारा रिस्पॉन्स मैट्रिक्स को अख्तियार करना निहाती आवश्यक है। मेरे विचार के मुताबिक अभी का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, सेंट्रल पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, अपना रोल फुलफिल किए हैं काफी हद तक पिछले 10 साल से। अभी जो नया सरकार आया है जेएनके में, दे आर येट टू प्रूव देयर कैपेबिलिटी, गिव देम अ चांस। बट हैविंग सेड दैट, ये एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते अबुल जी, मैं तो ये कहूंगा कि तमाम बॉर्डर स्टेट जो पाकिस्तान का हो, वो चाइना के साथ हो, पूरा सिक्योरिटी के मसले में सेंटर का रोल रहना, सेंटर का रोल तो रहता है। खैर, जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ पर तो खास तौर से रहता है, और यहाँ पर तो ज़्यादा है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है और बहुत ज़्यादा राइट सरकार को वहाँ पर है नहीं, खास तौर से सुरक्षा बल पे, पुलिस पर भी राइट्स वैसे नहीं है। तो यहाँ पर तो पूरा केंद्र का रोल रहेगा और रहता है।
अगर ये सवाल मेरे लिए आप जी, पॉइंट जी, कर जी। रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि सरकार इसके ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले 2021 से जो सीज फायर कर रखे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको कंडीशनल बनाया जाए। अगर पाकिस्तान ये सीज फायर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको इस तरफ कंडीशनल बनाया जाए कि एक टेररिस्ट अटैक होगा, हम उसको वायलेट हमारे तरफ से करेंगे, उसका फॉर्मल ठीक है। सैंक्शन और सुखविंदर जी से एक मैं जरा कमेंट ले लूं। सुखविंदर जी, आप जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर में एक अंडर करंट रहता है, चाहे वो अलगाववाद को लेकर हो, टेररिज्म को लेकर हो। क्या लगता है आपको कि उस अंडर करंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है और वो अंडर करंट शायद वहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाती हैं? सर देखिए, बहुत सारे प्रवक्ता ने अपनी अपनी बातें रखी, जैसे बीजेपी और कांग्रेस की रखी। जैसे आपने सवाल किया कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, देखिए इन 10 सालों में हमारा इसमें राज्य में कोई सरकार तो नहीं थी। कहीं ना कहीं हमारा ऊपर, हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये इल्ज़ाम था कि भाई यहाँ एक केंद्र शासित सरकार है, यूटी बना दी है इन्होंने, लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। तो एक चीज़ ये थी, एक इलेक्शन हो गई, इसमें इलेक्शन के बीच ही अगर ये ऐसे अटैक होने लगे हैं तो कहीं ना कहीं ये जैसे फारूक अब्दुल्ला जी ने भी ये कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो सुधरें, यहाँ के लोग भी तरक्की करें, यहाँ के लोग भी देश के साथ कदम मिलाकर कदम चलें। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है, इसमें नो डाउट कि यहाँ भी लोग जो हैं वो खुल के आगे आना चाहते हैं। तो ये चीज़ें देखकर पाकिस्तान को जो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें हजम नहीं हो रही है, तो इसलिए वो ये अटैक इस जम्मू कश्मीर में अक्सर ये बॉर्डर के ऊपर किए जाते हैं। तो एक दो चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि भाई हमारा 370 हटने के बाद यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आया। तो मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूँ आपको कि देखिए, जब 370 हटाया गया था तो उस एक हफ्ते के अंदर यहाँ लाखों की तादाद में जो टूरिस्ट था, जिनको गाड़ियों में भर के यहाँ से जम्मू से आगे किया गया। तो ये चीज़ कहने की भाई यहाँ से 370 हटा तो ही टूरिस्ट आया है, ऐसी चीज़ आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए कि भाई इससे 370 हटने के पहले जो यहाँ टूरिस्ट नहीं आता था, बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं यहाँ होती थी, आज भी हो रही हैं। नहीं, वो कहते हैं आता था लेकिन इतना नहीं आता था। नहीं सर, मैं आपको एक ये चीज़ क्लियर नहीं कही जा सकती। आज भी अगर टूरिस्ट आ रहा है, अगर कोई किसी यात्रा पे आ रहा है तो वो एक गाड़ी में बंद होकर आता है, ना उसे खुलने की इजाज़त है, ना उसे घूमने की इजाज़त है। हाँ, आ रहा है कि वो कश्मीर के आगे जो मेन एरिया है, इस जगह पे कई बार गया लाल चौक पे मैं, और वहाँ पे इतनी अमन शांति, इतनी आप गलत बात मत करिए। नहीं, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जैसे मैं सुधाकर जी ने बड़ा क्लियरली आपको कहा कि कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी को ये मान के चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसकी वजह से एक 2-3 मिलिटेंट आए, उन्होंने अटैक किया और वो सुरक्षित निकल भी गए। उनको ये किसी रास्ते में या पहले उनकी चेकिंग या कोई ऐसे नाके पे उनको कोई नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने वो एक प्लानिंग के थ्रू आए और प्लानिंग के थ्रू वो चले भी गए। मुकेश जी, इसको मानने में क्या बुराई है? वो सुधाकर जी ने भी कहा, वो तो रक्षा विशेषज्ञ हैं, सेना में रहे हैं, वो तो कहते हैं कि जब भी एम्बुश होता है, इस तरह का जब मुठभेड़ होती है तो इंटेलिजेंस फेलियर होता है, नो डाउट। नहीं, देखिए, एक कॉन्सेप्ट चला है हाइब्रिड टेररिज्म और स्लीपर सेल्स। ये कुछ यहाँ के ही ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के खिलाफ कश्मीर में, अब ये जो इसका कमांडर है ये टीआरएफ का शेख साजिद गुल, ये कहाँ का है जरा बताइए मुझे, ये कहाँ का बाशिंदा है? ये कश्मीर का ही है जी। और इसके तार जुड़े हुए हैं जैश ए मोहम्मद के साथ, और ये जैश ए मोहम्मद जो है लगातार यहाँ पर जो है किसी न किसी प्रकार की आतंक गतिविधियां करता रहता है। तो ये जो वहाँ के लोग, जो यहाँ के गद्दार लोग घुसे हुए हैं पाकिस्तान के जंगल में, अब इससे पहले हुर्रियत का भी इतिहास उठा के आप देख लीजिए, किस प्रकार से ये लोग पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान से मतलब तमाम मदद इनको वहां मिलती है। तो ये जब तक अंदर से हम पूरी इसको ज्यादा आप बोलेंगे तो फिर ये फारूक अब्दुल्ला साहब रोएंगे, कांग्रेस वाले रोएंगे कि आप वहां के लोगों के साथ आप वो कर रहे हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा साजिश का प्लान है, जिसके मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस को ये एक्टिवेट होना चाहिए, और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं इंटेलिजेंस को डिफेंड नहीं करूंगा,
वहां पे एनआईए ऑलरेडी जा चुका है। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। बस यह है कि आतंकवादी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। और मैं समझता हूं अमित शाह और मोदी जी इस समय बहुत सक्रियता से इस पर विचार कर रहे हैं। अमित शाह जी ने पहले ही बोल दिया है कि हम जो है बहुत कड़े से कड़ा कदम उठाने वाले हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। मैं रक्षा विशेषज्ञ तो हूं नहीं, वॉर करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि आपने वॉर उठा के कर दिया। वॉर के पीछे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। 10 दिन की वॉर हुई थी 1971 की, देश में भुखमरी आ गई थी, लोगों महिलाओं ने अपने सोने चांदी बेच दिए थे। तो वॉर इज द लास्ट ऑप्शन। और फिर आजकल न्यूक्लियर कंडीशन है, साइबर वॉर्स हैं, तमाम स्ट्रेटेजीज लोग अडॉप्ट करते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन होगा। अब इसके ये तो देखिए दिमाग जो है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि हमारे जो देश के अंदर वॉर की बात नहीं लोग कर रहा हूं सर, मैं वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं वहां तक ले जाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो इंटरनल जो हादसे हो रहे हैं, जो वारदातें हो रही हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं सर। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को कि हमें अपनी इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हमको ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से फ्लो करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से करनी चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी का जहां तक दृढ़ता है वो बिल्कुल मजबूत है। और जम्मू कश्मीर को आप देखते रहिएगा, थोड़ा समय लगता है, जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अखंड भाग बन जाएगा। और पाकिस्तान की जो बन जाएगा से क्या मतलब है वो? नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारे हाथ में आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ खंडित होने वाला है, जिस प्रकार से बलूचिस्तान और तमाम बाल्टी वहां पे उनके विद्रोह के। देखिए, 2-3 बातें हैं। प्रवक्ता महोदय ने जो बात रखी है, डेमोक्रेसी की बात है, प्रजातंत्र, वहां चुनाव की प्रक्रिया ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। 2014 के बाद जो चुनाव प्रक्रिया थी उसी में भाजपा की 4 साल पीडीपी के साथ सरकार थी। टूरिज्म की बात है, टूरिज्म का आंकड़ा दोनों डेटा उठाकर देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहना है कि 19 के बाद जो पॉलिसी सरकार की रही, पुलवामा घटना हुई, पुलवामा के बाद आपने जरूर वहां जो है किया, बालाकोट अटैक किया, पर पुलवामा की जांच आज तक हो पाई? उसमें किसी एक शहीद की विधवा जो थी उसको न्याय मिल पाया? क्यों नहीं मिला? सरकार की यहां पे कहीं ना कहीं सीरियसनेस दिखती है। उरी में पठानकोट की घटना हुई, उरी में आपने आईएसआई को बुला लिया। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं फिर बीच में नहीं बोल रहा था। आप तो खूब बोले बीच में, लगातार बोले, मैंने नहीं बोला। त्यागी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हमारी सरकार फिर बीच में बोल रहे हैं आप। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। पर वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मैंने पूछ लिया सवाल, जवाब दे रहे हैं। सरकार में भाई सरकार में है तो खाली वहां मलाई खाने के लिए थोड़े हैं, कुछ काम भी करना पड़ता है सरकार को। विकास के कार्यों के साथ जो वहां पे जितनी जो भ्रष्टाचार था और जिस तरह वहां जो लोगों को नौकरी खाली पड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी एस्पिरेशन जो पूरा होना चाहिए वो नहीं फुलफिल हुआ है। और होता और भरोसा हम जीतते। लेकिन ये बात है कि इसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है ये, और उस पर कोई समझौता नहीं होगा, सरकार किसी की भी हो। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस बात के लिए सभी से ये अपील करती है, कश्मीर की जनता से भी और देश की सरकार से भी, प्रदेश की सरकार से भी, आतंकवादियों के साथ कोई भी मरोत नहीं होगी, उसको उसी की तरह जवाब दिया जाएगा। स्थानीय लोग साथ हो, सरकार के साथ। शुरुआत में अजय जी आपने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन लगता ऐसा नहीं है, बयानों से तो नहीं लगता ऐसा। शुरुआत में आपने हालांकि कहा कि हम सरकार के साथ, अभी भी मैंने बयान दिया स्थानीय दोनों तरफ से 2014 से पहले जब होते अभी भी 10 सेकेंड इकबाल भाई अभी भी मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार हो, अभी जस्ट इसको रिवाइंड कीजिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश की सेना के साथ स्थानीय लोग साथ में होंगे, तभी हम आतंकवादियों से मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रायोजित आतंकवाद है पाकिस्तान के द्वारा, हम सब जानते हैं। रणनीतिक तौर पे सरकार को जरूर, सरकार अपनी कमियों को और अपने गिरवान में जरूर झांकना पड़ेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस फेरियोरिटी होती है तो सरकार की ही मानी जाती है, सेना की नहीं होती है। सेना को जो इनपुट मिलता है उसके हिसाब से सेना जो है कार्रवाई करती है। सेना वहां पूरी दबंग मेहनत के साथ ईमानदारी से अपने जान पर लेकर के कर रही है लड़ाई, लेकिन सरकार फेलियोर है। सरकार का फेलियोर पुलवामा में था,
क्यों सरकार पूछना का चाहते हैं? फेलियर मुकेश उड़ी जी, में आप था। क्यों पूछना सरकार चाहते का हैं? फेलियर अभी मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, अभी वैष्णो देवी में था और लगभग 28 घटनाएं पिछले 2 महीने में शिंदे जी से जब पूछा गया कि अफजल गुरु आतंकवादी है तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, इसका मिसइंटरप्रिटेशन हो सकता है। बताइए कहाँ अटके हुए हैं? अच्छा अरे आप बताइए, कहाँ अटके हुए हैं? जिन्ना के मजार पर कौन गया था? इनसे पूछिए। जिन्ना के मजार पर कौन गया था? एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिन्ना के मजार पर अब तो अच्छा एक उत्तर मेरा भी दे दीजिए, फिर देता हूँ। सुनिए जिन्ना के मजार पर कौन गया था और शरीफ साहब के घर में कौन गया था बिन बुलाए? बिन बुलाए अभी के हालिया, अरे बिन बुलाए 2 प्रश्न का उत्तर आप भी दे दीजिए, मैं दे रहा हूँ। आप 370 बहाल करेंगे, 2 जवाब आप भी दे दीजिए। नहीं आप भी दे दीजिए ना, मैं बात दे दूंगा। सरकार में है जवाब तो नहीं, अच्छा मुकेश जी, सरकार में अफजल है, गुरु को जवाब तो फांसी मिलता कब हुई नहीं थी? है। अफजल गुरु को 10 साल फांसी से कब हुई सरकार थी? में रहकर कौन जब था आप हमसे पूछ प्रधानमंत्री? रहे हैं, अफजल गुरु को फांसी जब हुई थी क्या तो बात प्रधानमंत्री करते कौन हैं? था? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। इन्होंने तो ये कहा कि अफजल गुरु यही इन लोगों को ज्ञान की कमी है ना। इनको अरे ये लोग बोलते हैं अफजल गुरु गलत बात, उनके फिर साथ गलत खड़े बात हैं। मत बोलते हैं। अरे यही जेएनयू में क्या नारे लगे थे? यही इनका चरित्र है। जेएनयू गए, झूठ बोलने वाले यही झूठे लोग हैं, देश को तोड़ने सरेआम वाले झूठे लोग हैं। लगातार खड़े अरे कन्हैया कुमार को क्यों नहीं जेल में डाला? क्यों नहीं उनको आतंकवादी घोषित किया? अभी सुशील क्यों कुमार घूम रहा सिद्धू है? को पूछ लिया तो इनकी क्यों आवाज दाल बंद हो गई। क्यों कलेजे पर दाल रोल रहा है? 370 पे सवाल करिए, ये झूठ थे। पूछ लीजिए, ये आप 370 बाल करेंगे कि नहीं फेक करेंगे? फैक्ट्री थी आपकी अरे फेक फैक्ट्री का छोड़िए, लोग आपके जनता समझ दोगला- चुकी है। आप लोगों का ये जो दोगला आईटी व्यवहार जो है आपकी जनता समझ सरकार रही है, फेक तभी फैक्ट्री आपकी का सरकार है। जगह। नैरेटिव दोगलापन तो पूरा देश जानता है कि कितना बड़ा दोगला है आप और आपकी सरकार। पहले सुन लीजिए, कितने मुकेश बड़े जी, दोगले मुकेश हैं आप और आपकी सरकार, पूरा देश जानता है। ठीक है मुकेश जी, जी, झूठ बोलते हैं, ठीक है, भ्रम ये जो फैलाते सवाल हैं, आप पूछ रहे हैं, फेक आज फैक्ट्री की हम बात चलाते कर हैं, रहे हैं, लेकिन देश के आपने साथ अफजल गद्दारी गुरु का, करते हैं, ठीक है, अंग्रेजों के साथ गद्दारी की और आज आरएसएस और भाजपा जो है गद्दारी कर रही है देश के साथ। पूरा देश जानता है आपको, सारे संस्थाओं पर कंट्रोल कर लिया है आपने। पूरा देश जान रहा है कि कैसे दोगलापन में जी रहे हैं आप लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सवाल में आज इतना ही। कायरानापूर्ण हत्याएं हुई हैं और ख़ास बात यह है कि सरकार बनने के बाद ये दूसरी घटना है। पहली घटना शोपियान में हुई जब एक बिहारी मजदूर को मारा गया और अब ये घटना हुई, बड़ी घटना, इसमें 7 लोगों की मौत हुई है। इस आतंकी घटना में कायरानापूर्ण ये हमला था। देश का सवाल में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।